अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। PTM के बैनर तले अपोजिशन की 11 जमातों का इत्तेहाद कायम है। लाहौर के अंदर जलसा करने का इरादा मुकम्मल है, पुख्ता है। किसी सूरत भी स्टेप बैक करने को अपोजिशन तैयार नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियों का सिलसिला जो है वो लाहौर से स्टार्ट कर दिया है। हमने साथ साथ ये भी देखा कि PTM के रहनुमाओं की सियासी स्टेटमेंट्स, उनके बयानात, प्रेस टॉक्स और मुख्तलिफ ट्वीट्स भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इसके साथ साथ अवाम के सामने भी बजरिया मीडिया जो है वो अपोजिशन अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है। हुकूमत आड़े हाथों ले रही है अपोजिशन को और कह रही है किसी सूरत भी हम जलसे करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इस इंतहाई ख़राब सूरत हाल के अंदर अपोजिशन जलसे करके सिर्फ अवाम को मुश्किल में डाल रही है। इनकी इन तमाम रैलियों का, जलसों का मकसद सिर्फ NRO है। इनका मकसद अवामी मकसद नहीं। अगर इनका मकसद अवामी कोई होता तो आज ये कोरोना के अंदर जो है वो जलसे जुलूस ना कर रहे होते। ये कहना है हुकूमती तर्जुमानों का और उनके रहनुमाओं का। हम इस हवाले से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल किस जानिब बढ़ी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाए तर्जुमान हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा के और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब सर, पहला और अहम सवाल ये कि कल एक इंतहाई अहम मीटिंग PTM जो है वो करने जा रही है। कौन से ऐलानात सर मुतवक्की हैं? कुछ हमें कोई पहले इंसाइडर मिल सकता है? नहीं, मीटिंग का तो मकसद ही यही होता है कि जी कंसेंसस क्रिएट करें। तो ऐलानात पहले से तो तय ही नहीं है। जब तक ये सब ये सवाल पूछ रहे थे और जो कि वैलिड क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन आफ्टर December 13th। सो December 13th को जलसा है, जाहिर सी बात है लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उससे पहले का जो फेज था, अब तक का जो फेज था, वो तो जलसे और रैलीज वगैरह की सूरत में बताया गया था। तो अब एक नेचुरल क्वेश्चन है, तो उसी के लिए PTM की मीटिंग है और उसमें तय होगा कि आइंदा क्या लाएअमल होगा। ठीक है। अच्छा सर, इस जब जैसा कि आपने कहा कि बड़ी दिलचस्प जो है वो ज़ाहिर है सूरत हाल है, क्यूरोसिटी लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बताएं कि दो ऑप्शंस हैं जिसका हमने जिक्र सुना, कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट भी किया। एक तो ये कि इस्तीफ़ों की ऑप्शन भी सामने आ सकती है, दूसरी ये है कि लॉन्ग मार्च भी प्लान किया जा सकता है। अगर इस्तीफ़ों की ऑप्शन पे हम ना जाएं, भी हम लॉन्ग मार्च पे जाएं, जो इससे पहली एक स्टेज पॉसिबल हो सकती है, तो आप और आपके साथ बाकी जमातें क्या प्रिपेयर हैं इस सर्दी के अंदर, इस पेंडेमिक के अंदर एक लॉन्ग मार्च करने के लिए और वहाँ जाकर कोई धरना वगैरह देने के लिए, अगर ऐसा प्लान हुआ तो? नहीं, लॉन्ग मार्च और धरना दो डिफरेंट चीजें हैं। लॉन्ग मार्च तो जाहिर सी बात है PMLN उसको लीड करेगा लाहौर से, JUIF मोस्ट प्रॉब्ली पेशावर से लेके आएगी एंड सो ऑन, फिर पीपल्स पार्टी लेके आएंगे और वो कन्वर्ज करेंगे। तो वो लॉन्ग मार्च इटसेल्फ एक बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है प्रेशर डालने के लिए। तो वो धरना तो अभी कोई इस किस्म का फैसला अभी तक हुआ नहीं है। जब होगा तो फिर बताया जाएगा। बट लॉन्ग मार्च इज ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी है और इस्तीफे भी एक पॉसिबिलिटी है। दोनों चीजें भी हो सकती हैं, पहले लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसके बाद इस्तीफे हो सकते हैं। तो कल के इजलास में ये तमाम पार्टीज मिलकर तय करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने अपने स्टेक्स भी हैं। पीपल्स पार्टी का सिंध में स्टेक है, उनकी हुकूमत है, तो उनके लिए फैसला करना बज़ाहिर उस तरह से मुख्तलिफ होगा किसी और पार्टी के हवाले से, JUIF के हवाले से। मैं ये मुश्किल या आसान की नहीं बात कर रहा। जाहिर सी बात है अपनी अपनी कंसिडरेशन भी होती है कि अगर इस्तीफे देंगे और हुकूमत चली जाएगी सिंध में तो फिर क्या होगा। इसी तरह से दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह मैंगल साहब की पार्टी है, तो इलेक्शन इस्तीफे के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, मतलब जाहिर है हम इत्तेहादी हैं, 11 मेंबर कोalition है, उसके तो उसमें जो भी होगा देखेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आप 13 को जो है ज़ाहिर डटे हैं कि आपने जलसा करना है और आवाम आपके साथ है। इस हवाले से हमने मरीम साहिबा की भी स्टेटमेंट्स और तकारीर सुनी। ये बताएं
हुकूमत स्टेप बैक नहीं कर रही, वो कह रही हैं कि हम आड़े हाथों ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सख्ती करेंगे, लॉ जो है वो हरकत में आएगा। तो इसमें अगर पकड़ धकड़ होती है, कोई तसादुम होता है, ये सारी सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, तो एंड तो सर नुकसान लोगों का, आपके कारकुनों का होगा। देखिए, जब कोई भी कैंपेन होती है ना, तो उसमें ज्यादातर कोई पीसफुल तरीका, पीसफुल मतलब जाहिर है हमने तो अभी तक, आप एक चीज नहीं कह सकते, 2.5 साल हो गए हैं और इस कैंपेन को शुरू हुए काफी अर्सा हो चुका है, एक चीज भी नहीं कह सकते कि हमने अनलॉफुल की है, एक चीज भी। और उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो जब पीटीआई का धरना हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तारीख का पहला और आखिरी सिविल नाफरमानी की मूवमेंट शुरू की गई थी, और फॉर वॉट 29 सीटें थी 342 सीटों में, और शोर ऐसे था जैसे पता नहीं कितनी सीटें लेके बैठे हैं। तो ना ही हमने IMF को खत लिखा है, ना ही हमने कहा कि बिल ना पे करें, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया है, हर चीज आइन के दायरेकार में रह के की है। तो आइन में जब कोई चीज एहतजाज का तरीकेकार लिखा है और हम वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आइन बनाने वालों ने, और आइन के पाकिस्तान का को खास तो नहीं, आइन के पाकिस्तान का डिफरेंट है कि सिर्फ यहाँ इजाजत है प्रोटेस्ट करने की, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की। सारी दुनिया की जहाँ डेमोक्रेसी है उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट, जलसे, जुलूस, रैलीज की इजाजत है, हम वही कर रहे हैं। हमने ना उससे एक कदम आगे बढ़ाया है, ना उससे एक कदम पीछे, हम क्यों हटेंगे। लेकिन और दूसरी बात यह है कि इसी दौरान पीटीआई अपने दबा के कर रही है जलसे और कन्वेंशन और जो भी करना होता है उनको। अभी शेख रशीद के जो भतीजे हैं या भांजे हैं, MP हैं शायद पंजाब से, अपना जलसा किया। अब उसमें कम आए ज्यादा लाए वो तो एक अलग चीज है। NCOC के हेड हैं असद उमर, उन्होंने कन्वेंशन किया सक्खर में, कोई मसला नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, बाजार खुले हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बस में लोग खचाखच भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं। कौन सा एक्शन लिया है, कौन सा SOP? अभी सडनली सिर्फ इसका ख्याल आ गया कि। और दूसरी चीज मैं आपके नाज़रीन के लिए ये भी बता दूं कि NCOC ने खुद रिलीज किया कि सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट कहाँ है। एबटाबाद, पिंडी, हैदराबाद। हमने तो वहां जलसे भी नहीं किए। तो वहां हुकूमत ने क्या किया कंट्रोल करने के लिए? हमने तो नहीं वहां जलसा किए। जो लेकिन जुबैर साहब देखें, यहाँ आपका जब ज़रा जलसा होगा तो वो कोई छोटी गैदरिंग तो होगी नहीं, और ऊपर से ये हो रहा है लाहौर के अंदर, तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि यहाँ पर कितना लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर आप असद उमर साहब के या आप जो भांजे हैं या भतीजे हैं शेख रशीद साहब की उन गैदरिंग से कंपैरिजन करें, तो उसमें तो सर ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा ना। तो हुकूमत का कहना ये है, तो नहीं है मसला कि वो उनके बंदे नहीं आते हैं अगर, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये वही तो वो कह रहे हैं ना कि इनके जलसों में ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। आशिक अवान ने कहा कि इनके मुल्तान के जलसे में 1000 से 2000 लोग थे, तो फिर आपको क्या फिक्र है 1000 से 2000 लोगों की? अच्छा, और ये बताएं सर कि अगर इसके बाद सूरत हाल मतलब बिगड़ जाती है सियासी तौर पर, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, पकड़ धकड़ हो जाती है, जो कि हुकूमत ने कहा, अभी थोड़ी देर हमारे इस प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले जो है वो अभी उन्होंने कहा, जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की फिरदौस आशिक साहिबा ने, कि हम छोड़ेंगे नहीं और हम इनको पकड़ेंगे। तो उस सूरत में फिर आपका क्या लाएमल होगा, क्या करेंगे आप अपने वर्कर्स के छुड़ाने के लिए, या जो लोग वैसे भी शामिल हो रहे हैं उसके अंदर? नहीं, अब जाहिर सी बात है, हमने वो प्लान बनाया है कि अगर लीडरशिप को अरेस्ट करेंगे तो किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे। बट पॉइंट ये है कि हुकूमत अगर समझती है अरेस्ट करने से मसला खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है उनकी बड़ी गलती होगी, क्योंकि दुनिया भर में कभी मूवमेंट्स ऐसे रुकती नहीं है अरेस्ट करने से, बल्कि उसको तकवीत मिलती है। और हमें तो कोई डर खौफ नहीं। जाहिर है जब हमने ऐलान किया है बाहर निकले तो उसमें तो पकड़ धकड़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वर्कर्स की भी हो सकती है। मुल्तान में इतना तमाशा लगाया था 4 दिन तक, उसके बाद क्या हासिल हुआ? स्टेडियम में जलसे की इजाजत नहीं दी, उससे क्या हासिल हुआ? उससे ज्यादा बड़ा जलसा हो गया, उसकी इमेजेस उससे भी ज्यादा अच्छे आए जितने स्टेडियम में आने थे। मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा अकल से काम ले। पकड़ धकड़ करेंगे तो हमें तो कोई डर खौफ नहीं, हमारी तो मूवमेंट को तकरीत मिलेगी। हम तो चाहेंगे कि जी ये पकड़ धकड़ करें ताकि इन मूवमेंट में और लोगों का जज्बा बढ़े, वर्कर्स का जज्बा और ज्यादा बढ़े।
अच्छा जुबैर साहब, आखिरी सवाल सर, ये बताएं कि ऐसी कोई इतलात हैं, अगर है तो आप उसकी कुछ तस्दीक कर दें या हमें उसकी तफसील बता दीजिए कि कोई बैक चैनल, बैक डोर जरदारी साहब जो है वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं मीडिएशन का बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिटवीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? कोई ऐसी खबरें हमने सुनी है पिछले दिनों में, कुछ ऐसा है, कुछ कोई रब्ता, क्योंकि आप तर्जुमान हैं उनके? कोई ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही और ना ही हम करने के लिए तैयार हैं बैकडोर डिप्लोमेसी। हम इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को ही नहीं मानते तो डिस्कस क्या करेंगे? लेकिन सर बैठ के ही इवेंचुअली तो हल बैठ के ही होगा ना, बैठ के बात करेंगे, कोई डिस्कस होगा। रिजाइन कर दें, हम बैठ जाएंगे उनके साथ। अच्छा चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिनुमा है। अभी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल किस जानिब बढ़ी। अपोजिशन ने यानी PTM ने ये तय कर लिया है कि लाहौर के अंदर जलसा होगा। इस हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स, मुलाकातों का और छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर एड्रेसेस का सिलसिला जारी है। मरीम नवाज साहिबा ने भी इस हवाले से कुछ देर पहले भी आज एड्रेस किया। अपोजिशन के बाकी दीगर रहनुमा भी, शाद रफ़ीक साहब और जो उनकी लोकल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, वो सारे लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि वो जलसे के अंदर शिरकत करें। किसी भी सूरत पे अपोजिशन जो है वो इसको मौखर करने, डिले करने या इसको रोकने के हवाले से प्लान नहीं रखती। कल बड़ी अहम बैठक है PTM रहनुमाओं की, उसमें बैठ के तय करेंगे कि होना क्या है। और 13 तारीख को कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े ऐलानात होंगे जिससे जो है वो एक शायद पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर तब्दीली रूनुमा होने के इम्कानात भी हों। बहरहाल इस हवाले से मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब से आपसे सवाल हमारा सर बड़ा अहम और पहला सवाल ये है कि PDM किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने ये रैलियां, ये जलसे जो अभी आजकल हो रहे हैं वो तो करने और 13 तारीख को हमने बड़ा जलसा भी करना है। आप लोग अब क्या करेंगे? PDM है, उसका जो प्रायोरिटी है वो उनके वो केसेस हैं जो एहतसाब के हवाले से जारी है। उनको यही नजर आ रहा है कि जब तक हम गवर्नमेंट पे प्रेशर न डालें, जब तक हमारे से ये केसेस विड्रॉ नहीं हो जाते, तब तक उनकी सियासत में जो है इन देना काफी मुश्किल है। तो उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, इससे वो आवाम की जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं उनको। और उनका ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो किसी दबाव में आ जाएगी। तो हमने तो क्लियर कर कहा है कि जिस तरह पेशावर में मुकदमे हुए हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जो भी वायलेट करेगा, जो पेंडेमिक एक्ट है वो उसकी वायलेशन होगी, तो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज करेगी और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। मुल्की हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम लोगों को सड़कों पर ले आए और लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालें। इस पर सब सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये कोरोना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से सियासत नहीं होनी चाहिए और इसके सियासत कर रही है तो उनके पास कोई इशू। अच्छा, आपने इसका जिक्र किया। शौकत साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि जी कानून हरकत में आएगा, पकड़ धकड़ अगर होती है, आप पकड़ते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो सियासी वर्कर हैं उनको तमाम के तमाम को जो है वो रिहा कर दिया जाता है, उनको अपोजिशन को एक पॉलिटिकल माइलेज मिल जाती है, हुकूमत अपना काम कर देती है और थोड़ी देर के बाद सब अच्छा है की आवाज़ जो है वो हम देखते हैं कि जी गूंजने लग जाती है कि जी जलसा भी हो गया और चला गया। अब जलसा हो जाएगा तो इस जलसे के हो जाने से जो पेंडेमिक, जो बीमारी जो आप लोग जिसके अगेंस्ट एक NCOC है और बहुत सारे आपके ऐसे मीडियम्स हैं जिसके ज़रिए हुकूमत मुतहरिक ऐसे लड़ने की कोशिश कर रही है, अब इसके हो जाने से, कानून हरकत के आ जाने से बीमारी के फैलने में तो रुकावट कोई नहीं होनी, किस तरह फिर इसको डील करेंगे, इसके कोलैटरल डैमेज को? देखिए, पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी तौर पर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन डेफिनेटली देखिए एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें फोर्स इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी परेशानी पैदा ना करें क्योंकि हालात ठीक नहीं है और कोरोना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। अब तो अपने जीरो को कोरोना हो रहा है, तो क्यों दूसरों की जिंदगी से खेलना चाहते हैं? इस पर देखिए, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का तो इशू ये है कि उनकी जो उनका इशू है
क्योंकि उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अब जहाँ मौलाना साहब का मसला है कि उनको देखिए, उनके तो पूरी सियासत दाव पे लगी है, उनको अपने हल्के में उनको शिकस्त हुई है, तो वो नहीं ख्याल है कि वो क्या चाहते हैं। जब उनकी जमात जीत ही नहीं सकी है 1-2 सीटों के अलावा, तो उनको पूरे कैबिनेट लोगों ने मुस्तरद कर दिया। तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि हम आएंगे, हुकूमत बदलेंगे और हुकूमत बनाएंगे, तो पता नहीं 2 सीटों पे कैसे हुकूमत बनाएंगे और कैसे चलाएंगे। ये तो उनका अपना वो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अवाम जो है वो इसको मुस्तरद कर दे। अच्छा, अब ये बताएं यूसुफ साहब कि कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट पीडीएम के रहनुमाओं की एक बैठक है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे लाएअमल और प्लान तय करने हैं। 13 तारीख के जलसे के हवाले से बातचीत होनी है और 13 तारीख के बारे में कहा जा रहा है कि जी बड़े बड़े ऐलानात होंगे, और उन ऐलानात में एक ऑप्शन जो ज़ेर बहस है या एक ऑप्शन जिसकी बाज़गश्त है वो ये है कि जी इस्तीफ़े आ जाएंगे। तो अगर आप ये बताएं, ये इनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये इस्तीफ़े को बड़ी पार्टीज़ दे देती हैं, फिर आप लोगों की क्या स्टैंडिंग होगी, क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे आप? अल्लाह करे कि इनसे ये पार्लियामेंट भी साफ हो जाए और ये मुल्क की सियासत भी साफ हो जाए। इनके अंदर इतनी गैरत नहीं है कि ये इस्तीफा दे देंगे। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे कि इनमें इतनी गैरत आए कि वो इस्तीफे दें। हम ये मुल्क का कानून मौजूद है और जो चीज खाली इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, ये बताएं कि अगर वो ये लॉन्ग मार्च की दूसरी ऑप्शन है कि जी हम लाहौर से और बाकी शहरों से रैलीज आएंगी और इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च होगा और उसमें लाखों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे, जो कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो भी मार्च करते हैं समेत आपकी पार्टी के जब भी करते हैं वो यही क्लेम करते हैं। बट ये सारी सूरत हाल से जो जुड़वा शहर हैं और उससे मुतसिल बाकी जितने जो शहर हैं, लॉकडाउन तो हो जाएगा, लोग इवेंचुअली जो है वो मसले में पड़ जाएंगे। आप इसको डील करने के लिए तैयार हैं अगर ऐसा लॉन्ग मार्च होता है तो? देखते हैं, वो तो रात दाखिला उस हवाले से फैसला करेगी कि उन्होंने क्या करना है। हमने लोगों को हर सूरत में उनको फैसिलिटेट करना है, उन लोगों को लोगों की जान और माल की हिफाजत करनी है, हमने लोगों की सहूलत को देखना है। उस पर बिल्कुल हम खामोश तो नहीं रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल लोग हैं, मैंने जैसे कहा, कोई फोर्स यूज नहीं करना चाहते। मजबूर न किया जाए कि हालात यहाँ तक पहुंचे कि पूरा मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाए। हालात ऐसा ना हो कि मतलब हमें कोई एक्शन लेना पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि पॉलिटिकली हल हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ यूसुफ ज़ई साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त जिस गुफ्तगू को हम करने जा रहे हैं इंतहाई अहमियत की हामिल है। मोदी सरकार वैसे तो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया है उसका एक मसला पुराना चलता आ रहा है, लेकिन जब से ये मोदी सरकार बीजेपी पावर में आई है, हिंदुत्व जिसका वो राग अलापते हैं, बिगेस्ट सेकुलर स्टेट होने का इंडिया दावा करता है, वो हमें कहीं पे ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र नहीं आ रही। चलें, अगर पाकिस्तान के बारे में कहा जाए तो उसका पॉलिटिकल एक डिफरेंस बहुत ज़बरदस्त किस्म का है भारत के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि जी हमारा ओपिनियन जो है वो थोड़ा ज़्यादा सख्त हो सकता है, जो कि एक हकीकत नहीं है वैसे। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखा कि मोदी और मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं विद इन इंडिया, उनके अपने लोगों के साथ जिस किस्म की हैं, वो भी उनके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, वो भी आज उनके खिलाफ सड़कों पर मौजूद हैं। भारत की तारीख का बड़े तरीन एहतजाजों में एक एहतजाज किसान एहतजाज है, जिसका आज 12वां रोज़ है। दुनिया भर में जितनी भी सिख कम्युनिटी अवेलेबल है वो तमाम की तमाम इनके साथ इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रही है, क्योंकि इसमें 2 बड़े स्टेट्स हैं, बड़े प्रोविंसेस हैं भारत के जो एहतजाज कर रहे हैं किसानों के। एक पंजाब है और एक हरियाणा है, जहाँ से तमाम तरह से जो है वो हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में दिल्ली जो उनका दारुल हुकूमत है उसकी तरफ मार्च कर रहे हैं। और सिचुएशन ये है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो भारत की उन्होंने एक हसार बनाया हुआ है। ना कोई दिल्ली के अंदर इस वक्त जा सकता है, ना कोई दिल्ली के बाहर जो है वो इस वक्त निकल सकता है। तो दिल्ली की सूरत हाल जो है वो इस वक्त काफ़ी रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। ये जो एहतजाज है इसमें मुसलमान जो कम्यूनिटी है वहाँ पर उनको खाने बना बना के सिख
कम्युनिटी को दे रही है। इसके साथ साथ गुरुद्वारे हैं जहाँ से खाने बन बन के 2-2, 3-3 टाइम के आ रहे हैं, और इस एहतजाज का मकसद जो है या इसकी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एहतजाज कर रहे हैं वो 3 नए कवानीन हैं जो मोदी सरकार ने मुतारिफ कराए हैं वहाँ की फार्मर कम्युनिटी के लिए। इन कवानीन के मुताबिक जो वहाँ का किसान था, पहले वो अपना जो उसने जो भी फसल वहाँ पे काश्त की, जो उसकी प्रोडक्ट थी, वो उसको वहाँ पे गल्ला मंडी में ले जाता था और उस गल्ला मंडी के अंदर एक मिडल मैन के ज़रिए वो ट्रेड करता था और उस ट्रेड के अंदर अपना एक ड्यू प्रॉफिट रखता था। और ये तकरीबन कोई 4-6 दहाइयों से सिलसिला जो है वो सारा जारी था। इसमें बहुत सारी कमियाँ कोताहियाँ थीं और उस पर मल्टीपल टाइम जो है वो गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मोदी सरकार ने जो प्राइवेट कंपनीज़ है, वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको डायरेक्ट कर दिया है इन तमाम फार्मर्स के साथ। जितनी सब्सिडीज़ वो दे रहे थे वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, जो उनकी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रही थी, जो सब्सिडीज़ उन्होंने दी थी बिफोर एग्रीकल्चर, प्री एग्रीकल्चर इसको फेज़ कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल हो रही थी, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब इस सारे मामले में जो आम किसान है, जो कमज़ोर किसान है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त प्राइवेट इदारों, प्राइवेट नेशनल और मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रहमो करम पर है। उनके लिए जो एक फ़िक्स्ड अमाउंट है वो ख़त्म हो चुकी है। 15% जो इंडिया की इकॉनमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, और इंडिया की जो आधी गालिबन आबादी है लगभग, यानी 1.25 अरब, उनकी 1.25 अरब के करीब मुकम्मल आबादी है भारत की, 1 अरब 25 करोड़ 30 करोड़ के करीब। इस आबादी में से आधी आबादी जो है वो इस पेशे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रंजीत सिंह, सिख जो है कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक अच्छी जो है ग्रिप रखते हैं सारे इशू के ऊपर। रंजीत साहब, प्रोग्राम में आपका खुशामदीद। आप ये बताइएगा कि अभी जो ये सिख कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त ग्राउंड पे पिक्चर क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है दिल्ली की? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। सिचुएशन बड़ी जड़ी वातावरण बन चुकी है दिल्ली के आले दुआले, वो बड़ी हैरानी वाली सिचुएशन पैदा हो गई है। माहौल इस तरह का जिथे घट्टो घट अंदाजा लाया जाए तो घट्टो घट 3 लाख मिनिमम 3 लाख पंजाब ते हरियाणा ते होर भी स्टेटां तो कुछ आए किसानां ने उत्थे अंदोलन लाए, मोर्चे लाए। वो मोर्चे लगे आ क्योंकि मोदी सरकार ने जिहड़े कानून पास किए 3 कानून किसानियत दे साबत, उन्होंने किसानों ने कहा कि ये बिल्कुल सानू मंजूर नहीं, कि ये साडे लिए घातक आ कानून। पंजाब विच जिथे मोस्ट ऑफ जिहड़ी आबादी आ, मेजोरिटी ज़्यादातर जिहड़े लोग आ वो एग्रीकल्चर और खेती दे नाल रिलेटेड आ, उन्हां दी लाइवलीहुड, उन्हां दी रोटी पानी चलदी आ किसानियत ते ये जिहड़े कानून लिआंदे आ, ये बिल्कुल कोऑपरेटाइजेशन जिहड़ी तुसीं आप खुद तुसीं बहुत वधिया तरीके नाल इंट्रोड्यूस कीता टॉपिक, कोऑपरेटाइजेशन इन्हां ने लिआंदी ताकि ये जिहड़े छोटे छोटे जमींदार आ, जो पंजाब विच बहुत सारे छोटे छोटे ही जिम्मेवार होणगे, बड़े बड़े तक बहुत घट आ, छोटे छोटे 5-5 किले 2-2 किलियां दे जिहड़े मालक आ, जिहड़े खेतीबाड़ी कर रहे आ जां उत्थे जिहड़े काम कर रहे आ उन्हां खेतां विच, उन्हां ने एक बड़े घातक कानून आ। अंत विच कमर्शलाइजेशन लिया के ये बड़े बड़े जिहड़े कॉरपोरेट घराने आ, उन्हां दे हत्थ विच सारा जिहड़ा सैक्टर आ एग्रीकल्चर दा मोदी फड़ा रिहा आ। जिहड़े ओहदे तुहानूं पता ही आ, ओहदे यार दोस्त हैगे आ जो हिंदुत्वी बैकर आ, बिजनेस बैकर, उन्हां दे हत्थ विच फड़ा रिहा आ। अंत विच जिहड़ा पंजाब दा जट आ जां हरियाणे दा जट आ, उन्होंने देख लिया कि ਇਹਦਾ ਕੀ अंतम ਇਹਦਾ ਕੀ नतीजा निकलेगा। और नतीजा यही निकलना है कि ये ਜਿਹੜੇ कॉरपोरेट घराने आ, इन्होंने पूरा ਜਿਹੜਾ कब्जा कर लेना इस सैक्टर के उपर, ते कब्जे राही इन्होंने जट्टां दी जमीन नूं हत्थ पाउणा। ते जे किसी नूं भी पता पंजाबियां बारे, जे किसी नूं कोई भी इल्म होवे पंजाबियां बारे, ਉਹਨੂੰ इन्ना ਤਾਂ पता होना चाहिए कि ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦਾ जट आ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਮੋਦੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, 370 ਦੀ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NCC ਲੈ ਆਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CAA ਲੈ ਆਂਦਾ,
ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸ਼ਿਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਠੋਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ। ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਜੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੀਡਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਸਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ? ਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਮਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦਾ भी ਅਸੀਂ जवाब देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे रंजीन साहब, ये रहनुमा है वर्ल्ड सिख कम्युनिटी के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।